नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की के एक ड्रोन जिसका नाम है बायरक्तार अकिंजी और जिसके बारे में पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हर तरफ सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। दरअसल 2 दिनों पहले शायद ये खबर आपको भी लगी होगी कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इब्राहिम रईसी, उनका चॉपर मिसप्लेस हो गया था और इस चॉपर में उनके अलावा उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे, कुछ डेलीगेट्स भी थे। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान से ईरान की तरफ वापस ही जा रहे थे, किसी फॉरेन टूर पर वो आए हुए थे और यहाँ पर उनका जो चॉपर था वो मिसिंग हो गया था। और ये एरिया जहाँ पर वो मिसिंग हुआ था वो थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है और वहाँ पर उस समय वेदर भी काफ़ी ख़राब था। तो इस मिसिंग चॉपर को ढूंढने के लिए ईरानियन अथॉरिटीज़ ने उस समय एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि ईरान के पास उस समय कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जो कि इस तरह की ख़राब वेदर में इस इलाके में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरिड आउट कर सके। इसलिए ईरान ने यहाँ पर स्पेशली तुर्की से एक रिक्वेस्ट रेज की, जहां पर उन्होंने तुर्की का जो लेटेस्ट एडवांस ड्रोन है जिसका नाम है बायरक्तार अकिंजी, उसको यहां डिमांड किया कि वो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरिड आउट करे। इसके अलावा उन्होंने यहां पर एक नाइट विजन से इक्विप्ड एक क्रूगर टाइप हेलीकॉप्टर को भी डिमांड किया। तो ये दोनों सिस्टम्स को यहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। कुछ घंटे बाद, लगभग 7 या 8 घंटे बाद, इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को एंड कर दिया गया, जहां पर इस यूएवी ने 20 मई की सुबह ये एक स्मोक को जो है डिटेक्ट किया और वहां पर उन्होंने पाया कि वो जो चॉपर है उसका मलबा उस इलाके में पड़ा हुआ है। इसके बाद इस यूएवी ने वो कोऑर्डिनेट्स जहां पर ये मलबा पड़ा हुआ था उनको ईरान की अथॉरिटीज के साथ शेयर किया और ईरान की अथॉरिटीज ने वहां पहुंच करके इस मलबे को और वहां से कुछ बॉडीज को रिकवर किया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ईरान के राष्ट्रपति रईसी की भी बॉडी रिकवर की गई। तो इस तरह से इस पूरे इंसिडेंट में ईरान के राष्ट्रपति ने इस ट्रेजिक एड इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, बट तुर्की ने इस इंसिडेंट को भी अपनी मार्केटिंग के लिए यूज किया। दरअसल तुर्की ने जब ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस समय इस यूएवी की फ्लाइट पाथ को मैप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू अटैच किया था, जहां पर पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग इस समय इसको ट्रैक कर रहे थे कि ये ड्रोन कहां कहां पर किस किस एरिया में इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में वर्क कर रहा है और इसका फ्लाइट पाथ क्या है। और ये एक तरह से बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। यहां पर तुर्की ने इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद ईरान के ऊपर एक लेक है, वहां पर यहाँ पर एक ऐसा फ्लाइट पाथ बनाया है जहाँ पर एक आधे चांद और एक सितारे की जो शेप है वो उन्होंने बनाने की कोशिश की, जो कि तुर्की के झंडे के ऊपर उनका सिंबल है। तो यहाँ पर एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी इस पूरे ऑपरेशन में तुर्की की तरफ से, और कह सकते हैं ये एक मौत के ऊपर मार्केटिंग का काम तुर्की ने यहाँ पर किया है। अमूमन भारत में आप नेताओं को ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर कहीं ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है वहाँ पर वो जाकर के अपनी सियासी रोटियाँ जो हैं वो सेकना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत के ऊपर यहाँ एक तरह से उन्होंने मार्केटिंग किया। इसके अलावा तुर्की के जो नेटिजन्स थे, यानी कि उनके जो लोग जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी यहाँ बहुत सारे मीम्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ मीम्स मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक तरह से ईरान को चिढ़ाने का या फिर मोक करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। हालांकि ये तुर्की के लिए एक प्राइड मूवमेंट है कि उनके यूएवी ने इस बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ कैरिड आउट किया है और ईरान के राष्ट्रपति की जो डेड बॉडी है उसको फाइंड करने में बहुत हद तक यहाँ पे हेल्प की है। बट फिर भी ये एक ओछी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि किसी की मौत के ऊपर आप अपने एयरक्राफ्ट को या फिर अपने यूएवी को सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग यहाँ पर इस तरह से करो। अब बात कर लेते हैं तुर्की के इस यूएवी के बारे में जिसका पूरा नाम है बायरक्तार अकिंजी यूएवी। सो दरअसल ये तुर्की का एक लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक यूएवी है जिसको बनाने का श्रेय जाता है तुर्की के एक डिफेंस फर्म जिसका नाम है बेकार। सो ये हिंदी वाला बेकार नहीं है, बल्कि तुर्की में एक सरनेम होता है, उसके नाम पर इस कंपनी को बनाया गया है। और इसके जो हेड हैं वो है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के दामाद जिनका नाम है सेल्यूक बायरक्तार। सो सेल्यूक बायरक्तार की ये कंपनी है। सेल्यूक बायरक्तार खुद भी एक MIT के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया है जो कि आजकल ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा लीडिंग कंपनी मानी जाती है पूरी दुनिया में। और क्योंकि ये तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद जी की कंपनी है, इसलिए पूरा तुर्की का प्रशासन, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कंपनी को हेल्प करता है अपने हथियारों को सेल करने में। तुर्की जब बाहर के देशों को पिच करता है अपने वेपन्स के लिए तो वो इस कंपनी को स्पेशली प्रायोरिटी पर रखता है। और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इस कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प तुर्की के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है। इसी वजह से ये कंपनी
बहुत ज़्यादा लीडिंग कंपनी बन गई है, स्पेशली ड्रोन्स के क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स इसने बनाए हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में हम काफ़ी सारे इस तरह के और ड्रोन्स देखने को इस कंपनी की तरफ से मिलेंगे। सो ये जो ड्रोन है यानी कि अकिंसे जो ड्रोन है, ये बेसिकली दुनिया के उन चुनिंदा ड्रोन्स में से एक है जहां पर 2 इंजन लगाए गए हैं। नॉर्मली यूएवीज में सिंगल इंजन इस्तेमाल होता है, बट यहां पर 2 टर्बोप्रॉप इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर एक इंजन 450 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस यूएवी की जो मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेबिलिटी है वो लगभग 5.5 टन की है, जिसमें 1350 टन के पेलोड को ये ले जा सकता है। और क्योंकि ये एक मेल यूएवी है, मेल यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल, तो ये लगभग 40,000 फीट की हाइट तक जाकर के बहुत लंबे टाइम तक अपनी फ्लाइट को कंडक्ट कर सकता है। और इसका जो फ्लाइट ड्यूरेशन है, हालांकि वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कितने घंटे की ये फ्लाइट कंडक्ट कर सकता है, बट तुर्की की जो कंपनी है यानी कि बेकार, उसके अकॉर्डिंगली ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी तुर्की के जो ड्रोन एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये कंपनी ये भी कहती है कि इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, वो एक फाइटर जेट जितनी है, यानी कि ये फाइटर जेट की तरह कई तरह के पेलोड को ले जा सकता है। ये एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा कंपनी ने इसके साथ कई तरह के गाइडेड बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि जब ये यूएवी फ्लाई करता है तो कई बार इस तरह की कंडीशन अराइज होती हैं जहां पर क्लाउड कवर्स होते हैं। तो अगर टारगेट एरिया में क्लाउड कवर्स हैं तो वहां पर इसके जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये यूएवी ड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवियोनिक्स से इक्विप्ड है, जो कि इसकी रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में, सेंसर फ्यूजन में और सिचुएशनल अवेयरनेस में इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ कई तरह के सिग्नेट्स को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कई तरह के रेडार्स लगाए गए हैं। जो इसका प्राइमरी एयर टू एयर रेडार है वो एक ऐसा रेडार है, ऐसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रेडार, जो कि आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट माना जाता है। इस सब के अलावा यहाँ पर कॉलिजन अवॉइडेंस रेडार लगाया गया है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार को भी यहाँ पे इक्विप किया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पर ड्यूल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। और इन सब लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ ये एक बहुत ज़्यादा लीथल कॉम्बैट ड्रोन बन जाता है। इसी वजह से इस ड्रोन को बहुत सारे देश इंटरेस्टेड भी हैं इसको खरीदने में। हालांकि अब तक 4 देशों ने इसको बाय कर लिया है, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी नाम आता है। पाकिस्तान ने 2023 में इस तरह के 6 यूएवीज को अपने बेड़े में शामिल किया था और इसकी वजह से इंडिया भी थोड़ा सा उस समय चिंतित था। हालांकि भारत ने जब MQ-9 प्रेडेटर अमेरिका से बाय किया तो हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो कुछ हद तक पाकिस्तान से अब ऊपर चली गई हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स। इस यूएवी की अगर प्राइस की बात की जाए तो एज कंपेयर टू अमेरिकन यूएवीज या फिर जो यूरोपियन यूएवीज हैं उनकी कंपैरिजन में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए बहुत सारे छोटे देश जो कि एक्सपेंसिव यूएवीज को बाय नहीं कर सकते वो इसको बाय कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, लीबिया हुआ या फिर इथियोपिया जैसे देश, वो इसको अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। हालांकि इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी प्रूवन नहीं है, यानी कि इसने किसी वॉर में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इसके जो कंपनी का एक और प्रोडक्ट है यानी कि TB2 जो कि इसी कंपनी का यानी कि बैरकर कंपनी का ही प्रोडक्ट है, उसने पूरी दुनिया में इस समय धूम मचाई हुई है। उसने बहुत सारी वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे देश उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज उसको बाय कर चुकी हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बाय करके यूक्रेन को गिफ्ट भी किया था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो TB2 ने यूक्रेन में रशिया को बहुत ज़्यादा डेंट पहुँचाया है। रशिया का एक बड़ा वॉरशिप को डुबोने में कुछ हद तक इस ड्रोन का भी हाथ था। तो इस तरह से इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं वो प्रूवन है। नारगोन काराबख्श की जो वॉर थी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, वहां पर तो इस ड्रोन ने यानी कि TB2 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कह सकते हैं कि अज़रबैजान की तरफ से इस ड्रोन ने पूरी तरह से सिंगल हैंडेडली आर्मेनिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज थी उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और स्पेशली जो आर्टिलरीज थी उसको डिस्ट्रॉय करके आर्मेनिया को लिटरली घुटनों पर ये ड्रोन ले आया था। सो TB2 की तरह ही यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट पर ये कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर आने वाले दिनों में हमें इस कंपनी का एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है Bayraktar Kızılelma वो देखने को मिलेगा। सो Bayraktar Kızılelma एक आने वाले टाइम में एक ऐसा ड्रोन होगा जो कि जेट पावर्ड होगा और जो फाइटर जेट्स हैं फ्यूचर में उनको ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये हम सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में ड्रोन्स का, UAVs का, इन्हीं का टाइम आने वाला है। फाइटर जेट में जो पायलट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आने वाले टाइम में मशीन ले लेगी और यहाँ पर बहुत सारे
ऐसे जेट पावर ड्रोन्स अभी अंडर डेवलपमेंट हैं और उनमें से ही ये बैरक्टर किजिलिमा भी वन ऑफ देम है, जो कि बहुत जल्द हो सकता है हमें इसकी मेडन फ्लाइट देखने को मिल जाए। तो इस तरह के हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ ये कंपनी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो कि आने वाले दिनों में इस कंपनी की सेल को और तुर्की को स्पेशली ड्रोन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बड़ा लीडर बनाने वाली है। हालांकि तुर्की हमारा दुश्मन है, बट अगर उसकी कोई कंपनी इस तरह के सिस्टम्स पर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रेज करने में भी हमें कोई संकोच होना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे भारत में भी ऐसे लोग हैं जो कि इस कंपनी की जो प्रोग्रेस है उसको अंडरमाइन करते हैं। देखिए, दुश्मन अगर कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है तो उससे सीखने की ज़रूरत है, ना कि उसकी हर एक उपलब्धि को यहाँ पर पूरी तरह जो है डिनाई कर देने की या फिर बोलने की कि ये तो बिल्कुल बेकार है। कोई भी चीज़ यहाँ पर को बन रही है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हमेशा अपने एक तरह से पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो अगर तुर्की यहाँ पर कुछ नया चीज़ बना रहा है तो उससे इंस्पायर होते हुए हमें भी कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। हालांकि तुर्की का यहाँ ध्यान प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग पर है और इस तरह की ओछी मार्केटिंग करने से, जैसा कि यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति के इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तुर्की ने किया, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। ह्यूमन बेसिस पर या फिर ह्यूमैनिटी के बेसिस पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मोरल ग्राउंड्स पर यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब इस सेशन को आज हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी और तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।